नमस्कार। आज हमारा कोरोना अपडेट का 26 अप्रैल 2021 का संवाद। साथियों, विश्व में 14 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा केस हो गए और 31 लाख 25 हजार से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। भारत देश के बारे में आप सब जानते हैं, करीब ये रोज़ एक नया कीर्तिमान बनता है। करीब 3.5 लाख केस पिछले कुछ दिनों में हो रहे हैं। अभी भी इसमें डेथ्स की बात करें तो 2,500 के आसपास डेथ्स रोज हो रही। महाराष्ट्र में 832 डेथ्स हुई पिछले 24 घंटे में, और मुंबई की संख्या कोविड पेशेंट्स की कम होनी शुरू हो गई। पिछले आपने देखा होगा 5-7 दिनों में मुंबई काफ़ी नीचे आ रहा है। जहाँ तक दिल्ली की बात है, बहुत ही चिंताजनक विषय है। पिछले 3 दिनों में आपने देखा करीब 25,000 के करीब पॉजिटिव केस आ रहे हैं, लेकिन ये 25,000 नहीं है, क्योंकि जो टेस्ट दिल्ली की सरकार 1 लाख से ज़्यादा कर रही थी। आप डाटा उठा के देखिए, पिछले 5 से 7 दिनों में वो टेस्टिंग जो है केवल 75,000 होनी शुरू हो गई। अगर 75,000 को लें तो 75,000 में से आप देखेंगे 45 के आसपास RT-PCR टेस्ट है और 30,000 के आसपास रैपिड एंटीजन टेस्ट है। अब ये क्या हो रहा है? रैपिड एंटीजन सरकारी अस्पतालों के अंदर हो रहा है, रिपोर्ट जल्दी आ जाती है, लेकिन अगर व्यक्ति को सिम्टम्स हैं, रिपोर्ट नेगेटिव है, तो उसका भी RT-PCR ले लेते हैं वो लोग। और उसी प्रकार से प्राइवेट सेंटर्स के अंदर भी कई अस्पतालों के अंदर आज मान लो आपका पॉजिटिव आया तो 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद बहुत लोग ऐसे हैं जो एक रिपीट टेस्ट कराते हैं। उस रिपीट टेस्ट में आप देखिए ना कि इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिविटी 30-32% जो सरकार कहती है वो नहीं है। दिल्ली में आज की तारीख में पॉजिटिविटी 50 से 55% हो चुकी है। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है और 350 लोगों को हमने ऑफिशियली खोया। अनऑफिशियली बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बेड नहीं मिल रहे, जिनको अस्पताल के चक्कर काटते रहते हैं, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। इस नाते कई गुना लोग और भी ऐसे हैं जो दम तोड़ रहे हैं। दिल्ली का लॉकडाउन दिल्ली सरकार ने 3 मई तक बढ़ा दिया। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जहाँ तक मृत्यु की बात की मैंने, दिल्ली के अंदर आपने देखा कई और स्थानों की भी फ़ोटो आ रही हैं, यूपी के कई स्थानों की फ़ोटो आ रही हैं जहाँ पर कि क्रिमेशन ग्राउंड्स पर जगह नहीं है। वहाँ पर भी लोगों को कॉरिडोर्स के अंदर या पैसेजेस के अंदर या एक सामूहिक फ्यूनरल बनाकर, सामूहिक पायर बनाकर उसके अंदर उनकी अंतिम क्रियाएं की जाती हैं। ये हालात है इस वक्त देश का। वैक्सीन की जहाँ तक बात करें तो मुझे लगता है कि आपने पढ़ा होगा कि कोवैक्सीन के मेकर्स ने, भारत बायोटेक ने और कोविशील्ड वालों ने अपने अपने रेट 1 मई से जो एक 18 साल से बड़े लोगों को, बड़े आदमियों को ये इंजेक्शन लगने की प्रयास जारी हैं, उसके अंदर अपने अपने रेट दिए। ये रेट जो हैं उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे थे वो अलग थे, जो स्टेट्स को दे रहे हैं वो अलग हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं वो अलग हैं। तो एक तरह की प्राइस वार शुरू हो गई। स्टेट्स कह रहे हैं, जो खासकर जो अपोजिशन रूल्ड हैं, कि हमारे को ज़्यादा क्यों लिया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हमारे को तो इनिशियल एक स्टेज के अंदर था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी तो कह रखा है कि गवर्नमेंट के कभी सारे अस्पतालों के अंदर ये वैक्सीन आज भी फ्री है और 1 मई के बाद भी फ्री है। लेकिन सरकार ने उन दोनों कंपनियों से ये भी कहा है कि अगर आप इनके रेट्स के ऊपर रिवाइज करें, रिवाइज के ऊपर एक लेट अस सिट टुगेदर और कोई डिस्कशन करके हम इसको रेट्स को कम कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। सुबह से शाम तक
आप भी मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं सबको फ़ोन आते होंगे कि मेरे रिश्तेदार की ऑक्सीजन कम हो रही है, मेरे उसकी कम हो रही है, और मेरे को हॉस्पिटल में जाना है, मेरे को आईसीयू चाहिए, मेरे को वेंटिलेटर चाहिए। तो ये काफ़ी एक तरह का पैनिक सिचुएशन चल रही है देश के अंदर। कोई भी नहीं चाहता कि उसके जो परिवार के लोग हैं कोई ज़्यादा बीमार हो या ऑक्सीजन ना मिले और घर पे ही मृत्यु हो जाए, तो इसलिए लोग भटक भी रहे हैं। इसकी वजह से अब दो इश्यूज हैं। एक तो पहले मैं आपको बताऊं कि हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत कब पड़ेगी। हम होम क्वारंटीन के बारे में आपको पिछली 2-3 बार बता चुके हैं कि होम क्वारंटीन के अंदर 80 से 85% लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन जो लोग डायबिटिक्स हैं, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती, या किडनी के बीमार लोग हैं, जिनके लिवर की पुरानी बीमारियां हैं, लंग्स की हैं, या कैंसर सर्वाइवर्स हैं, अगर उनकी सैचुरेशन 94% से कम आती है तो उनको हॉस्पिटल का रुख करना चाहिए। 94% कट ऑफ है इन बीमार लोगों के लिए, खासकर अगर वो 65 साल से बड़ी उम्र के लोग। बाकी लोगों के लिए जो थोड़े जवान हैं या जिनको और कोई बीमारियां नहीं हैं, उनको 92% तक की छूट दी जा सकती है इस वक्त, जबकि पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ पर यह भी बता दूं कि 90% से कम है तो डेफिनेटली घर पे रहना ठीक नहीं है किसी भी व्यक्ति का। पिछली एक हमने वार्ता में आपसे बात की थी कि अगर एक व्यक्ति का 90% ऑक्सीजन आती है और अगर कहीं इंतजाम नहीं हो पा रहा तो उसको उल्टा लेटना है। उल्टा लेट के धड़ के जगह पर 2 तकिए रखने हैं और शरीर के नीचे हिस्से भी 2 तकिए रखने हैं और उल्टा लेट के लंबे लंबे सांस लेने। उससे यूजुअली देखा गया है कि ये ऑक्सीजनेशन जो है बॉडी की कम से कम 4 से 5% बढ़ जाती है और बड़ी यूजफुल है, क्योंकि फेफड़ों के जो पिछला पार्ट है वो दबा रह जाता है हार्ट की वजह से और ब्लड वेसल्स की वजह से। अगर आप उसको उल्टा लेटते हो तो वहाँ पर ऑक्सीजनेशन ज़्यादा होती है और खून जो है बॉडी के अंदर अच्छा ऑक्सीजन वाला ज़्यादा जाता है। एक तो ये ध्यान रखने की बात, और दूसरा ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के अंदर काफ़ी जगह पर टनाटनी हो रही है, जबकि मैं मानता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से बाय एयर, बाय रेलवेज, बाय ग्रीन कॉरिडोर्स, बाय रोड जितनी कोशिश कर रही है, मेरे को लगता है कि अगर उसका उपयोग ठीक हो तो देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। जबकि सरकार ने ये कह दिया कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है उसको भी डाइवर्ट करेंगे, इंडस्ट्रीज को कई जगह पर बंद किया गया कि आप इसको रोक दीजिए। लेकिन एक होता है ना, भारतीय एक सिस्टम है कि हम सब लोग कि कहीं मेरे को या मेरे परिवार में किसी को कोविड ना हो जाए, उस वक्त मुझे ऑक्सीजन के लिए भागना ना पड़े, और उसके साथ साथ मुझे तब अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मेरा क्या होगा। इस नाते बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने घरों के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर रखने शुरू कर दिए। ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जितने हम घर के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर रखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को आज आवश्यकता है उनको नहीं मिल पा रही। जो लोग जिनके हम प्राण उस ऑक्सीजन से आज बचा पा रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, और ये एक तरह की होर्डिंग है। ऑक्सीजन का सिलेंडर जो आज कुछ दिन पहले तक बड़ा वाला सिलेंडर 6-7 हज़ार का मिलता था, आज वो 30 हज़ार का मिलता। इसीलिए डिमांड एंड सप्लाई की बात है। हर आदमी चाहता है कि मैं अपने घर पे ऑक्सीजन के सिलेंडर रखूँ, तो मार्केट भी उसी हिसाब से चलती है। तो मेरी उन सबसे प्रार्थना है, अगर हर व्यक्ति अपने घर में बेवजह ऑक्सीजन के सिलेंडर ना रखे तो ये भी पूर्ति ठीक हो सकती है। और एक बात और बता दूं, जो मेरे मित्र सुन रहे हैं,
और या जो आप लोग शेयर करेंगे, ऑक्सीजन का सिलेंडर घर पे पड़ा पड़ा भी लीक होता है। आप देखेंगे यूजुअली जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं 7 से 10 दिन के अंदर खत्म हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर को छोड़ दीजिए, उसके ऊपर जो कनेक्शन है, जो फ्लो मीटर जिसको बोलते हैं, उसकी एक्यूट शॉर्टेज हो गई इसी वजह से, क्योंकि लोगों ने अपने घरों के अंदर रखने शुरू कर दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप अपने घरों के अंदर बेवजह जहाँ आपको जरूरत नहीं है ऑक्सीजन के सिलेंडर मत रखें। और अगर आप रखना बंद कर देंगे तो ये जो एक कमी है वो पूर्ति हो जाएगी। यहाँ पर मैं कुछ एनजीओ और कुछ आरडब्ल्यूज का भी एक धन्यवाद करना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा। सैकड़ों, दिल्ली की बात करें, देश के अंदर तो बहुत होंगी, सैकड़ों स्वयंसेवी संस्थाओं ने, सेवा भारती ने, संघ परिवार के लोगों ने, आप खाली सिलेंडर लेके जाओ और भरा हुआ लेके आ जाओ। कई लोग तो बिल्कुल फ्री भी दे रहे हैं और कई लोग सिर्फ फिलिंग के पैसे लेकर दे रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एक पुण्य का काम है, जो लोग कर सकें उनको करना चाहिए। लेकिन ये भी देखें कि ये टर्नओवर भी होता रहे। प्राय देखा जाता है कि एक व्यक्ति एक सिलेंडर लेकर घर चला गया तो 4 दिन तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ रही, 4 दिन तक उसके पीछे पीछे भागो, तब वो सिलेंडर वापस आगे। जो रोटेशन होनी चाहिए, जो एक आपने खाली किया भराया, खाली किया भराया, नया दे दिया, किसी और को दिया, तो वो जो एक साइकिल है वो जरूर चलना चाहिए। नोएडा के और यूपी के कुछ अस्पतालों में बात हुई आज पेशेंट्स को एडमिट करने के ऊपर। वहाँ मुझे पता लगा कि कुछ डीएम्स ने ये ऑर्डर दिए हैं कि अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो पेशेंट्स को एडमिट मत करो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, ये मानवता के खिलाफ है। डीएम्स को चाहिए कि ऑक्सीजन सप्लाई इंश्योर करें। डीएम्स को चाहिए कि वहाँ पर खड़े होकर देखें कि कहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कौन से अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं पहुँची, ना कि आप मानवता के खिलाफ ही ऑर्डर करो कि जी आपके यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो पेशेंट एडमिट मत करो। लोग कहाँ जाएंगे, लोग कहाँ भटकें। तो मेरी जो एक डीएम्स जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स अपने आप को एक बहुत बड़े समाज के लोग मानते हैं, मैं उनको एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि ऐसे ऑर्डर्स बिल्कुल ना करें, चाहे कहीं की भी सरकार हो, कि आप पेशेंट एडमिट करना बंद कर दो। आप उनको ऑक्सीजन सप्लाई करवाओ, आप उनकी प्रॉब्लम समझो। जो लोग जिनके प्रियजन अस्पतालों के अंदर भर्ती हैं, आप उनको कैसे ऑक्सीजन की कमी से डिस्चार्ज करवा सकते हो? कैसे अस्पताल वाले उनको, आप देख रहे होंगे गुड़गांव के अंदर कई जगह पे ऐसे हुआ, अस्पतालों के अंदर शॉर्टेज हुई, मरीज मर गए, कहीं 4 मर रहे हैं, कहीं 8 मर रहे हैं, कहीं 10 मर रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी कई अस्पतालों के अंदर ऐसा हो रहा है जहाँ पर लोग मर रहे हैं। कृपया कृपया सरकारों को चेतना पड़ेगा। दिल्ली के सरकार से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि अपने मंत्रियों को ड्यूटी पे लगाएं। दे मस्ट इंश्योर कि हर जगह पर ऑक्सीजन लगे, हर जगह पर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। कैसे दिल्ली की, देश की राजधानी के अंदर अगर ऐसे लोग मरने लगेंगे तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये एक बात थी। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता था कुछ दवाइयों के बारे में भी, चाहे रेमडेसिविर की बात करें, चाहे एक फेविफ्लू टेबलेट्स की बात करें, या प्लाज्मा की बात करें, बहुत ज़बरदस्त ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। आपने अखबार में पढ़ा भी होगा, वहाँ से एक आदमी पकड़ा गया, वहाँ से 2 आदमी पकड़ा गया। मैं सभी सरकारों से प्रार्थना करूँगा कि अपनी जो एक निगरानी, या जो ड्रग कंट्रोलर हैं, या इतने आपने ऑफिसर भर रखे हैं, उन सब की ड्यूटी लगाओ और ट्रेस करो। एक मरीज अगर 40,000 का रेमडेसिविर लेकर आ रहा है तो उससे पूछा जाना चाहिए आप कहाँ से लाए, किसने दिया आपको। और ये जो पूरा का पूरा नेक्सस है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। एक नहीं, सैकड़ों लोग दिल्ली में और हजारों लोग देश के अंदर ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मानवता के साथ खिलवाड़ ही नहीं, उनके ऊपर तो ऐसे ऐसे संगीन मुकदमे चलने चाहिए कि वो बिल्कुल छूट ना पाए।
और आप 4 के खिलाफ एक्शन प्रॉपर ले लो तो 400 ठीक होते हैं। तो ये भी आपको एक बहुत आवश्यकता है। डॉक्टरों से भी मेरी प्रार्थना है कि जो बहुत दवाइयाँ आज की तारीख में स्केर्सिटी के अंदर हैं, चाहे रेमडेसिविर है, चाहे प्लाज्मा है या फेविफ्लू है, इसका भी सदुपयोग करें। ये नहीं कि मरीज के प्रेशर में आकर आप उसको रेमडेसिविर भी लिख के दे दो, ये भी लिख के दे दो, वो भी लिख के दे दो। अगर आप समझते हैं इन दवाइयों की आवश्यकता, वैसे तो इन तीनों में से किसी को भी WHO ने एज इट इज़ ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव नहीं किया हुआ। इन सब का इमरजेंसी यूज़ है, लेकिन उसके बावजूद अगर डॉक्टर समझता है कि ज़रूरत है तो दें और एक इंश्योर करें कि अपने जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर इनकी सप्लाई प्रॉपर तरीके से रहनी चाहिए। साथियों, अभी भी मैं मानता हूं कि अपनी प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने की जरूरत है, खासकर प्रोटीन्स, विटामिन सी और जिंक। कल आपने मेरी एक बड़ी भावुक एक वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो कल का और देखी। मैंने वहाँ पर सरकारों से तो प्रार्थना की है, मंत्रियों से की है कि आप ऐसे कीजिए, ब्यूरोक्रेट से की है। आज मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर देश के अंदर ये जो सेकेंड वेव चल रही है, इसमें हम सबका भी उतना ही दोष है। हम सब ने मास्क लगाने बंद कर दिए, हम सब लोगों ने हजारों की शादियां अटेंड करनी शुरू कर दी, हम सब लोगों ने खुल्लम खुल्ला शॉपिंग शुरू कर दी, भीड़ें लगा दी। इसमें भी हम सबको दोष है। मैं चेतावनी दे रहा हूँ आज भी, अगर हमने अभी भी अपने आप को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में ना ढाला तो अभी ये वेव खत्म नहीं होगी। सबसे प्रार्थना, जहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ पूरा लॉकडाउन का पालन होना चाहिए 100%। बाहर नहीं निकलो, 5-7 दिन नहीं निकलोगे, कम से कम जीवन तो बचा लोगे अपना। तो 5-7 दिन नहीं निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। और देश के अधिकतर स्थानों पर कहीं पर नाइट कर्फ्यू, कहीं पर डे लॉकडाउन लगा हुआ है, उसका पालन करें। अगर बहुत आवश्यक है, आपके पास कर्फ्यू पास है, तो उसको लेकर जब जाएं तो मास्क लगा कर जाएं, नाक के ऊपर और मुंह के ऊपर मास्क लगाएं। कई जगह पर देखा लोगों को बहस करते हुए पुलिस वालों से, या जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वहाँ पर वो पुलिस से झगड़ा करते हुए। अरे पुलिस आपके फायदे करेगी, तो कृपया इन सब चीज़ों का पालन करें। हम अपने आप को बचाएंगे तो अगर हम करते करते अपने आप सब बचते चले गए तो हम अपनी पूरी कम्युनिटी को बचा सकते हैं। तो साथियों, आओ प्रण लें कि सरकारें तो कर रही हैं, सरकारें तो करेंगी, उनकी ड्यूटी है, लेकिन उससे ज़्यादा ड्यूटी हमारी। हम अपने आप को सुधारें ताकि ये बीमारी ना फैले, और पैनिक ना करें। ये नहीं है कि जरा सा पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई तो अस्पतालों के चक्कर भागने लगे। मैंने आपको बताया कि किसको आवश्यकता है, किसको नहीं। विक्रांत खन्ना जी हमारे बीच में हैं, सुमित शर्मा जी का धन्यवाद है, अश्विनी सरीन साहब नमस्कार, ज्योति कमलेश शर्मा जी, हरिशंकर प्रधान जी नमस्कार जी। और उसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ बहुत लोग जुड़े हुए हैं हमारे बीच में, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। एक आपसे प्रार्थना, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आम जन तक ये वीडियो पहुँचे। आम आपके जितने फ्रेंड्स हैं सब में शेयर कीजिए ताकि लोग इसको देखें और इसका पालन करना शुरू करें। मैं फिर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको शक्ति दे इस बीमारी से लड़ने की, शक्ति के साथ साथ थोड़ा सा बुद्धि भी दे ताकि हम इन चीज़ों का पालन करें। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान अपना कृपा बनाए रखें और हम सब लोगों को इस बीमारी से निजात मिलनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे, धन्यवाद।